हेलो एवरीवन, वेलकम टू डान क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की जो एनसीईआरटी बुक फर्स्ट फ्लाइट है उसका चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। लाइन बाय लाइन हिंदी एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, एनी फ्रैंक की जो स्टोरी है हमने ऑलरेडी कवर कर चुका है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर वो स्टोरी अगर चाहते हैं कि सिर्फ मैं स्टोरी सुनूं तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन करेंगे, ठीक है। अगर आपको सिर्फ समरी जानना है, उसका स्टोरी क्या है वो जानना है, तो आप वो चैनल में जाके देख सकते हैं। वो वीडियो में काफी अच्छे तरीके से हमने वो स्टोरी सुनाने की कोशिश की है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ। बिफोर यू रीड से पढ़ना शुरू करते हैं। एनालिज मैरी एनी फ्रैंक 12 June 1929 February March 1945 was a German-born Jewish girl who wrote violin, hiding with her family and for friends in Amsterdam during the German occupation of the Netherlands in World War II। यहाँ पर बेसिकली जो पब्लिशर ने इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरह से लिखा है, एनालिस मैरी एनी फ्रैंक, जो कि एनी फ्रैंक का पूरा नाम है। 12 जून 1929, ये डेट को आप याद रखिए, ये एनी फ्रैंक का डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है। फेब्रवरी मार्च 1945, ये फेब्रवरी ऑब्लिक करके जो मार्च 1945 है, फेब्रवरी 1945 ये डेथ ऑफ एनी फ्रैंक का ये टाइम है। और ये जो मार्च 1945 है, ये है बेसिकली जो डायरी की पब्लिशिंग हुई थी, ठीक है। तो इस हिसाब से पब्लिशर ने इंट्रोड्यूस करने के ये इस तरह से डेट को लिखा है। ये एक जर्मन लड़की थी, ठीक है, ज्यूइश गर्ल में पैदा हुई थी। मीन्स की यहूदी, ज्यूइश होता है, यहूदी एक जाति होती है, तो उस घर में पैदा हुई थी। और ये डायरी तब की लिखी गई है जब वो खुद को और उसके फैमिली को छुपाए हुए थे एम्स्टर्डम में, जब वर्ल्ड वार 2 चल रहा था, ठीक है। आगे के लाइन पे लिखा हुआ है, हर फैमिली हैड मूव्ड टू एम्स्टर्डम आफ्टर द नाजिस gained power in Germany but were trapped where the Nazi occupation extended into the Netherlands। जब उसकी फैमिली नीदरलैंड से जर्मनी के जो एम्स्टर्डम शहर था वहां पे जो चले गए थे। क्योंकि नाजिस लोग जो थे वो अपना साम्राज्य था किनके खिलाफ, ये जो यहूदी लोग थे, जो ज्यूइश लोग थे, उनके खिलाफ ये नाजिस साम्राज्य अपना स्थापित कर लिए थे। तब ये अपनी जो फैमिली थी उसको सुरक्षित रखने के लिए, बचाने के लिए वो एम्स्टर्डम शिफ्ट हो गए थे। ये लिखते हैं, एज परसिक्यूशंस अगेंस्ट द ज्यूइश पॉपुलेशन इंक्रीज द फैमिली वेंट इनटू हाइडिंग इन जुलाई 1942 इन हिडन रूम्स इन हर फादर ओटो फ्रैंक्स ऑफिस बिल्डिंग। एज परसिक्यूशंस मीन्स होता है जुल्म या अत्याचार, ठीक है। जब अत्याचार किया जा रहा था इन ज्यूइश पॉपुलेशन पर अत्याचार किया जा रहा था। क्योंकि इनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा था, ग्रोथ कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तब इनकी जो फैमिली थी खुद को छिपाने के लिए, ठीक है, जब ये नाजिस लोग ढूंढ कर ज्यूइश को मार रहे थे, उनकी पॉपुलेशन के खिलाफ उन पर एक्शन ले रहे थे, तब ये 1942 में जाकर छिप गए थे। ओटो फ्रैंक, जो कि उनके फादर का नाम है, उनके ऑफिस बिल्डिंग में एक हिडन रूम था, उस पे जाके छुप जाते हैं खुद को बचाने के लिए, ठीक है। आगे लिखते हैं, आफ्टर 2 years इन हाइडिंग द ग्रुप वाज बिट्रेड एंड ट्रांसपोर्टेड टू द कंसंट्रेशन कैंप सिस्टम वेयर एनी डाइड ऑफ टाइफस इन बर्गन बेल्सन विद इन डे ऑफ हर सिस्टर मार्गोट फ्रैंक, ठीक है। 2 साल के बाद जब वो खुद को छुपाए हुए थे, उनकी फैमिली और उनके जो 4 दोस्त थे, पूरा ग्रुप को बिट्रेड कर लिया जाता है, मतलब कि धोखे से ढूंढ लिया जाता है। एंड ट्रांसपोर्टेड मतलब भेज दिया जाता है टू द कंसंट्रेशन कैंप, जो कंसंट्रेशन कैंप था, मतलब कि उनके लिए जो जेल था, उस सिस्टम में भेज दिया जाता है। वहीं पे एनी का डेथ हो जाता है उस दौरान। और ये टाइफस इन बर्गन बेल्सन जो लिखा हुआ है, ये बेसिकली एक बीमारी है। उन दिनों डेथ हो गया जब मार्गोट फ्रैंक मर गई थी, ठीक है। मतलब कि मार्गोट फ्रैंक का डेथ हो जाता है, उसी दौरान इनका भी कुछ दिनों बाद डेथ हो जाता है एनी फ्रैंक का, ठीक है। इन चीजों को जब हम आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगा। फिलहाल यहाँ ओवरव्यू हम लोग देख रहे हैं। हर फादर ओटो, द ओनली सर्वाइवर ऑफ द ग्रुप, रिटर्न टू एम्स्टर्डम आफ्टर द वार एंडेड टू फाइंड दैट हर डायरी हैड बीन सेव्ड
convinced that it was a unique record, he took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl. उनके जो फादर होते हैं, एनी फ्रैंक के फादर जो ओटो फ्रैंक, जो कि इकलौते ऐसा सर्वाइवर होते हैं जो कि रिटर्न हो पाते हैं एम्स्टर्डम से जब ये वार खत्म होता है, ठीक है। जब वो आते हैं तो डायरी को फाइंड कर लिया जाता है, फाइंड दैट हर डायरी। उनकी जो डायरी है एनी फ्रैंक द्वारा लिखा गया, जो सुरक्षित था, वो उनको मिल जाता है। ये कन्विंस्ड का मतलब होता है, ये जो कन्विंस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है निश्चय ही, है ना, पक्का है। मतलब कि ये पक्का बात है कि निश्चय ही एक यूनिक रिकॉर्ड के रूप में ये जो डायरी था, इस पर ये पब्लिशर इस तरह से लिख रहे हैं, He took action to have it published in English under the name The Diary of a Young Girl। मतलब ये जो डायरी जो पब्लिश किए हैं, ये एक जीता जागता सबूत है उस समय वर्ल्ड वार का जो सिचुएशन था उस पर, ठीक है। ये चीज कहने का कोशिश कर रहे हैं। आगे के लाइन में लिखते हैं, द डायरी वॉज गिवन टू एनी फ्रैंक फॉर हर 13th बर्थडे एंड chronicles the event of her life from 12 June 1942 until its final entry of 1 अगस्त 1944। ये जो डायरी थी ना, जो एनी फ्रैंक ने वो डायरी लिखी थी जिसे पब्लिश किया गया, ये मिला था बेसिकली उनके 13 बर्थडे पे, ठीक है। एनी फ्रैंक का जब 13वां साल जब उनका हो गया था, तब उनके फादर ने उनको वो डायरी दिया था। और ये क्रॉनिकल्स मतलब कि जो क्रमबद्ध उसका जो डेट ऑफ मतलब लगातार जो चल रहा था बर्थडे का सिस्टम, जो 12 जून को उसका बर्थडे हुआ करता था, तो 12 जून 1942 मतलब उसका जब 13 साल होता है, उस समय की बात कर रहे हैं। उस समय जो डायरी दिया गया था, उस समय से लेकर उसका जो फाइनल एंट्री था 1 अगस्त 1944, ठीक है, उस समय तक वो डायरी में खुद के जो सिचुएशन हुआ करता था वर्ल्ड वार 2 के दौरान, जो उसे लिखी थी उस डायरी में उस सिचुएशंस को, तो 12 जून 1942 से लेकर 1 अगस्त 1944 इस समय तक का जो घटना है उस डायरी में लिखा हुआ है। इट वॉज इवेंचुअली translated from its original Dutch into many languages and become one of the world's most widely read book। और ये जो लिखा हुआ था बेसिकली लिखा हुआ था ओरिजिनली डच लैंग्वेज में, और इसको बाद में बहुत सारे लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट किया गया, और ये वर्ल्ड का सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक बन गई, ठीक है। किस नाम से? द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, ठीक है, इस नाम से पब्लिश हुआ, और ये जाकर ट्रांसलेट होता गया अदर लैंग्वेजेस में, ठीक है। There have also been several films, television and theatrical productions and even an opera based on the diary। और इस पर बहुत सारे फिल्म्स बन चुके हैं, टेलीविजन पे इसको कास्ट किया गया है, थिएटर्स में इसको प्रोड्यूस किया गया है, और यहाँ तक कि ओपेरा आदि, मतलब ओपेरा होता है एक गाना वगैरह, जो गाने के द्वारा जो स्टोरी सुनाया जाता है, इस तरह का। तो इस तरह का इस डायरी से इन चीजों को प्रोड्यूस किया गया है मूवीज में, टेलीविजन में, थिएटर में, ठीक है। मतलब काफी ज्यादा पॉपुलर हो चुका है ये इसकी डायरी, ठीक है। डिस्क्राइब इज द वर्क ऑफ अ मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड। द डायरी प्रोवाइड्स एन इंटीमेट एग्जामिनेशन ऑफ डेली लाइफ अंडर नाजी ऑक्यूपेशन। ये डिस्क्राइब किया है इन्होंने डायरी पर एक मैच्योर एंड इंसाइटफुल माइंड से, ठीक है। मतलब ये छोटी सी बच्ची जो थी 13 ईयर ओल्ड थी, इसकी जो समझ थी एक मैच्योर गर्ल के जैसा लिखा हुआ है उसके डायरी में। मतलब कोई बिलीव नहीं कर सकता है कि 13 साल की बच्ची इतनी, जो उसके लिखने का जो तरीका था वो काफी मतलब उम्दा था, बहुत बढ़िया था, ठीक है। बिल्कुल मैच्योर और आनंदमय मतलब सोच से, ठीक है। इंसाइटफुल माइंड, आनंदमय सोच, इस तरह से उन्होंने लिखा है अपने डेली लाइफ के अंदर, जो कि नाजी ऑक्यूपेशन के द्वारा उन पर ट्रीट किया जा रहा था, जो उन ज्यूइश पर किया जा रहा था, ठीक है। उन पर ये डिस्क्राइब्ड है, ये वाला जो इनका डायरी है, द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। और ये लास्ट का लाइन में लिखा हुआ है, एनी फ्रैंक हैज बिकम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड एंड डिस्कस्ड फॉर द होलोकॉस्ट विक्टिम्स। और एनी फ्रैंक एक ऐसा जाना माना नाम बन गई। होलोकॉस्ट विक्टिम्स मतलब कि जो पीड़ित व्यक्ति थे उन पर डिस्कस किए हुए है ना, मतलब उनकी आप बीती अपने डायरी में लिखाया है। उस चीज को दिखाने के लिए ये प्रसिद्ध हो गई एनी फ्रैंक। मतलब वर्ल्ड वार 2 जो बहुत जाना माना वार था उस टाइम का,
तो उस घटना को अपने डायरी में लिखकर ये काफी ज्यादा पॉपुलर हो गई। अब स्टोरी के मेन पोर्शन पे आते हैं। तो इस चैप्टर में जो ये स्टोरी है, डायरी में जिस तरह से एनी फ्रैंक की डायरी में जिस तरह से लिखा हुआ था, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। राइटिंग इन अ डायरी इज अ रियली स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर समवन लाइक मी। लिखना, डायरी लिखना एक सच्चे में एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस होगा, जैसा कि मुझे लग रहा है। Not only because I have never written anything before, but also because it seems to me that later on neither I nor anyone else will be interested in a musing of a 13-year-old school girl. म्यूजिंग मतलब होता है विचार, मतलब 13 साल की बच्ची के लिए के सोच जो है उस पर ये क्या है लिखा है। शुरू का जो लाइन लिखा हुआ है, नॉट ओनली बिकॉज आई हैव नेवर रिटन एनीथिंग बिफोर, मतलब कि ना इसलिए नहीं कि हमने इससे पहले नहीं लिखा है, बल्कि ये इसलिए क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, सिम्स टू मी, मुझे ऐसा लगता है कि एक 13 साल की बच्ची के बारे में, बच्ची के सोच के बारे में, म्यूजिंग मतलब सोच, मतलब ये 13 साल की बच्ची जो स्कूल गर्ल है उसके सोच के बारे में किसी को इंटरेस्ट नहीं होगा कि वो उसकी सोच को जाने। ठीक है, तो यही दो रीजन है जो कि उसको एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस बनाता है उसके लिए, और इसको एक ऐसा लग रहा है कि ये एक डायरी लिखना एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है। आगे लिखती है, ओह वेल इट डजंट मैटर, आई फील लाइक राइटिंग एंड आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट। ओह वेल मतलब ये जो एनी फ्रैंक में अपने डायरी में लिखी है, बिल्कुल इस तरह से लिखी है कि मानो ये डायरी है, इसकी दोस्त है, फ्रेंड है। ठीक है, तो इस तरह से वो लिखी है। ओ वेल, चलो कोई बात नहीं, ये मैटर नहीं करता। आई फील लाइक राइटिंग, मुझे लिखना पसंद आ रहा है, मुझे लिखने का मन कर रहा है। आई हैव एन एवर ग्रेटर नीड टू गेट ऑल काइंड ऑफ थिंग्स ऑफ माई चेस्ट, मतलब जो मेरे अंदर में जो चल रहा है उन चीजों को मैं दूसरों को बताकर अपना मन हल्का करना चाहता हूं, इसलिए मैं लिखना पसंद कर रहा हूं। ठीक है, आगे के लाइन में लिख रही है, पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, मीन्स कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है बजाय लोगों के। ऐसा क्यों कह रही है वो आगे इस चीज का पता चलेगा। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग ऑन वन ऑफ दोज डेज व्हेन I was feeling a little depressed and was sitting at my home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मेरे ये उन दिनों के विचार हैं। आई थॉट ऑफ दिस सेइंग मतलब कि मैं उन दिनों में ये जो कहना चाह रहा था, ये उन दिनों के विचार है जब मैं खुद को फील कर रहा था। लिटिल डिप्रेस्ड मतलब डिप्रेस्ड फील कर रहा था। सीटिंग एट होम और घर पर बैठा हुआ था। चिन इन माई हैंड्स और मैं अपने हाथ में मतलब चिन में अपना हाथ रख के घर पर बैठा हुआ था, चिंतित बैठा हुआ था। बॉर्ड मतलब बोर फील कर रहा था। एंड लिस्टलेस, लिस्टलेस मतलब एनर्जी विथ नो एनर्जी और इंटरेस्ट, मतलब कि टायर्ड फील कर रहा था, उस दिन की बात है। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट मतलब मुझे मैं खुद में सोच रहा था कि मुझे बाहर जाकर जाना चाहिए या फिर घर पर ही बने रहना चाहिए। ठीक है, तब मुझे ये चीज लगा कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है बजाय कि लोगों का। ठीक है, आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रॉडिंग, यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन else read this stiff-backed notebook grandly referred to as a diary unless I should ever find a real friend, it probably won't make a bit of difference. Finally stayed where मतलब वो तब जाकर वो डिसाइड की कि मैं जहां हूं वहीं रहूं। ब्रूडिंग मीन्स की विचार करती है, सोचती है। यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, ये सोचती है कि पेपर के पास ज्यादा पेशेंस होता है, और ये सोच करके ही वो खुद में डिसाइड करती है कि हाँ मुझे अब घर पे ही रहना चाहिए। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड दिस स्टिफ बैक नोटबुक ग्रेजुअली रेफर टू एज अ डायरी, मीन्स की सिंस आई एम नॉट प्लानिंग, मैं कभी भी ये तब तक ये प्लानिंग नहीं कर रहा हूं कि लोग इस स्टिफ बैक नोटबुक को पढ़े जब तक कि मुझे कोई एक ऐसा सच्चा दोस्त मिल जाए। मीन्स की उसका जो जब तक उसे कोई दोस्त ना मिल जाए तब तक इस डायरी को किसी को पढ़ने के लिए रोक रही है। ठीक है, इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस,
इट प्रोबेबली वोंट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, मीन्स कि ये फर्क नहीं पड़ता कि इस चीज को मैं कैसे लिखूं। ठीक है, तो मैं तब तक ये डायरी किसी को नहीं देना चाहता हूं जब तक कि मेरा कोई सच्चा दोस्त मिल जाए, और मैं इसमें क्या लिखूं कोई मतलब नहीं है। नाउ आई एम बैक टू द पॉइंट दैट प्रॉम्प्टेड मी टू कीप अ डायरी इन द फर्स्ट प्लेस। अब मुझे खुद को ये प्रेरित किया, ये जो सिचुएशन था वही, उसी से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं देखिए ये जो प्रॉम्प्टेड है, प्रॉम्प्टेड मतलब के लिए मतलब कि प्रेरित किया। ठीक है, मुझे प्रेरित किया डायरी लिखने को लिए, जो कि क्या रीजन था, जो कि मेरा कोई भी किसी भी तरह का दोस्त नहीं था। आई डोंट हैव अ फ्रेंड, मेरा किसी भी तरह का कोई दोस्त नहीं था। लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। लिखती है लेट मी पुट इट मोर क्लियरली, मीन्स कि मुझे ये क्लियर करने दीजिए और अच्छे से क्लियर करने दीजिए। सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year-old गर्ल इज कंप्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड, मतलब कि इस दुनिया में 13 साल की बच्ची के लिए ऐसा कोई भी नहीं था, ऐसा खुद के बारे में कह रही कि वो अकेली है इस दुनिया में। एंड आई एम नॉट, मैं अकेली हूं भी नहीं। आई एम लविंग पेरेंट्स, मैं अकेली नहीं हूं बल्कि मेरे साथ प्यारा सा फैमिली भी है। एंड अ 16-year-old सिस्टर, मतलब कि 16 साल की एक मेरी बड़ी बहन है। एंड देयर आर अबाउट 30 पीपल आई कैन कॉल फ्रेंड्स, और 30 लोग ऐसे हैं जिसे मैं फ्रेंड कह सकता हूं। आई हैव अ फैमिली, लविंग आंट्स एंड अ गुड होम, मेरे पास एक अच्छा घर है, एक लविंग आंटी है और एक अच्छा सा प्यारा सा घर है। नो ऑन द सरफेस आई सीम टू हैव एनीथिंग एक्सेप्ट मी माई वन ट्रू फ्रेंड। इस सरफेस में सब चीजें थी, एक्सेप्ट मतलब छोड़कर एक सच्चा दोस्त, मतलब कि मेरा एक अच्छा सच्चा दोस्त के अलावा मेरे पास सब चीज था। एक अच्छा घर था, आंटी थी, मेरा प्यारा फैमिली था। इस तरह की बात वो कह रहा है अपने डायरी में। ऑल आई थिंक अबाउट वेन आई एम विथ फ्रेंड इज हैविंग अ गुड टाइम, और मैं ऐसा सोचता हूं कि एक अच्छे दोस्त के साथ जो समय बिताना होता है वो काफी अच्छा वक्त होता है। आगे लिखती है आई कांट ब्रिंग माई सेल्फ टू टॉक अबाउट एनीथिंग बट ऑर्डिनरी एवरीथिंग, मैं खुद के बारे में दूसरों से सब चीजें बात कर सकता हूं जो एवरीडे थिंग्स होते हैं, जो डेली के जो चीजें होती हैं, बजाय कि मेरी जो खुद की पर्सनल बातें होती हैं। मतलब कि मैं अपने पर्सनल बातें नहीं बता सकती, बल्कि बहुत सारी चीजें जो हमारे डेली लाइफ में जो चल रहे होते हैं उन चीजों को दूसरों को मैं बता सकता हूं। ठीक है, ऐसा वो क्यों कह रही है आगे पता चलेगा। वी डोंट सीम टू बी एबल टू गेट एनी क्लोजर एंड दैट्स द प्रॉब्लम, क्योंकि ऐसा उसे लग रहा है कि हम लोग कभी भी इतने क्लोज नहीं हो पाते हैं कि अपनी जो प्रॉब्लम होती है वो एक दूसरे को शेयर कर सके। ठीक है, मतलब वो विश्वास नहीं बन पाता है पीपल में, वो दोस्ती नहीं उतनी हो पाती है कि वो एक दूसरे में विश्वास करे कि हम जो उसे बताएं वो उस चीज को वो किसी और के साथ शेयर नहीं करेगा, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, मे बी इट्स माई फॉल्ट दैट वी डोंट कन्फाइड इन ईच अदर, हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो जो कि कन्फाइड नहीं करता है दूसरे के लिए। कन्फाइड मतलब होता है जो मतलब पर्सनल चीजें, तो जो प्राइवेट चीजें होती है उन चीजों के लिए लिखा हुआ है कन्फाइड। ठीक है, जो कि ये खुद के लिए बता रही है कि हो सकता है ये मेरा फॉल्ट हो कि हम मेरी जो पर्सनल चीजें हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर नहीं कर सकते, हो सकता है दूसरे लोग शेयर करते हों और उनके साथ ऐसा होगा। In any case, that's just how things are and unfortunately there are not liable to change, मतलब कि और किसी भी प्रकार से मैं इस चीज को चेंज नहीं कर सकता हूं क्योंकि अभी तो वो बाहर जा नहीं सकती है। ठीक है, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता कि ऐसे दोस्त की तलाश कर ले जो उसके बताए गए चीजों को किसी और को शेयर ना करे और उस पर वो इतना विश्वास बना सके। ठीक है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। आगे लिखते दिस इज वाई आई हैव स्टार्टेड द डायरी, और यही रीजन है कि मैं अपना डायरी लिखना शुरू किया था। आगे के लाइन में लिखती है टू इनहेंस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग अवेटेड फ्रेम इन माई इमेजिनेशन, मैं इसे इनहेंस इसलिए नहीं करना चाहता,
क्योंकि मुझे काफी लंबे समय से कोई ऐसा दोस्त नहीं मिला था। तो उसी चीज को यहाँ पे लिख रही है कि लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड, मैं मतलब लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, मतलब कि मेरे विचार में जो काफी समय से मैं ऐसा दोस्त, सच्चा दोस्त खोज रहा था, तो उसके लिए मैं इसे इसमें अपने इमेज को इनहेंस करना चाहता हूं। इनहेंस करने के लिए आई डोंट वांट टू जोट डाउन द फैक्ट इन दिस डायरी द वे मोस्ट पीपल वुड डू, मतलब कि जो अधिकतर लोग किया करते हैं, जो सिर्फ फैक्ट चीजें लिखा करती है, वैसा मैं नहीं करना चाहता हूं। ठीक है, बट आई वांट द डायरी टू बी माई फ्रेंड, मैं अपने डायरी को एक सच्चा दोस्त के रूप में मतलब चाहता हूं, मैं बनाना चाहता हूं। एंड आई एम गोइंग टू कॉल दिस फ्रेंड किटी, और मैं इसीलिए मैं इसे नाम भी देता हूं जिसको मैं किटी नाम से बुलाना चाहता हूं। ठीक है, मैं इसे इस डायरी को अपना किटी दोस्त बनाता हूं, ऐसा वो अपने डायरी पे लिख रही। आगे लिखती है, सिंस नो वन वुड अंडरस्टैंड अ वर्ड ऑफ माई स्टोरीज टू किटी इफ आई वर टू प्लंग राइटिंग, मतलब प्लंग राइटिंग मतलब होता है जो फैक्ट चीजें होती हैं उनके उनके लिए ये वर्ड है प्लंग राइटिंग। मतलब मैं अचानक से अगर मैं अपनी जो फैक्ट चीजें हैं वो लिखना शुरू कर दूं तो किसी को भी ये चीजें समझ नहीं आएगी। सो आई हैड बेटर प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच, इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्केच दूं। मच एज आई डिसलाइक डूइंग सो, मतलब बहुत से लोग होंगे जो इस तरह के जो मैं जो कर रहा हूं ये इसे नापसंद करेंगे, पसंद नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी ये खुद के लिख रही है कि मैं अपने बारे में थोड़ा सा ब्रीफ स्केच दे दूं। माई फादर द मोस्ट एडोरेबल फादर आई हैव एवर सीन, अपने फादर की तारीफ करते हुए लिख रहे हैं, मेरे फादर जिसको हमने ऐसा किसी को नहीं देखा है जितने मेरे पूजनीय हैं मेरे पिताजी। ठीक है, डिडंट मैरी माई मदर अंटिल ही वाज 36 एंड सी वाज 25, वो तब तक नहीं शादी किए थे जब तक कि मेरे पिताजी 36 यानी 36 की उम्र के हो गए थे और मेरी जो मम्मी थी वो 25 की हुई थी। ठीक है, माई सिस्टर मार्गोट वॉज बॉर्न इन फ्रैंकफर्ट इन जर्मनी इन 1926, अपनी बड़ी बहन मार्गोट के बारे में लिख रही है कि वो फ्रैंकफर्ट शहर में, जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर में 1926 में बॉर्न हुई थी। अपने बारे में भी लिख रही है, आई वॉज बॉर्न ऑन 12 जून 1929, मैं जन्म लिया था जून के 12 जून 1929 को। आई लिव्ड इन फ्रैंकफर्ट अंटिल वाज 4, मैं रह रहा मेरा जब तक 4 साल नहीं हुआ था तब तक मैं फ्रैंकफर्ट शहर में रहा। माई फादर इमिग्रेटेड टू हॉलैंड इन 1933, इमिग्रेटेड मीन्स जो स्वदेश त्यागना। ठीक है, मेरे पिताजी हॉलैंड छोड़ चुके थे कब? 1933 में। लिखती है, मैं मदर एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक वेंट विथ हिम टू हॉलैंड इन सितंबर, मेरी मम्मी जिसका नाम एडिथ हॉलैंडर फ्रैंक है वो और मेरे जो पापा हैं, फादर हैं, वो भेज दिए गए थे हॉलैंड सितंबर में। वाइल तभी मार्गोट एंड आई, मतलब मैं और मार्गोट भेज दिए गए थे कहाँ? एचएन एक शहर का नाम है। टू स्टे विथ आवर ग्रैंड मदर, मतलब ग्रैंड मदर के साथ रहने के लिए। ठीक है, मुझे और मेरी बहन को ग्रैंड मदर के पास एचएन भेज दिया गया था और मेरे मदर फादर जो थे वो हॉलैंड चले गए थे। ठीक है, मार्गोट वेंट टू हॉलैंड इन दिसंबर, मार्गोट भी हॉलैंड चली गई दिसंबर में। एंड आई फॉलोड इन फेब्रवरी, और उसके बाद मैं फेब्रवरी में गया। व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, व्हेन आई वाज प्लंक्ड डाउन ऑन द टेबल एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, प्लंक्ड मतलब होता है पटक देना। ठीक है, प्लंक डाउन मतलब पटक दिया गया, कहां पे? टेबल पे। एज अ बर्थडे प्रेजेंट फॉर मार्गोट, मुझे पटक दिया गया बर्थडे प्रेजेंट करने के लिए मार्गोट के जो बर्थडे आया था, मतलब उसे जब फरवरी में भेजा गया ना, तो जब उसका बर्थडे था उस टाइम उसे बुलाया गया था। उसी चीज को ये एनी फ्रैंक है उस चीज को कह रही है कि मुझे उसके बर्थडे प्रेजेंट के दिन मुझे बुलाकर ऐसा मानो कि मुझे वो पटक दिया गया। ठीक है, आई स्टार्टेड राइट अवे एट द मॉन्टेंसरी नर्सरी स्कूल, और मेरी शुरुआत हुई मॉन्टेंसरी स्कूल से जो अपना स्कूलिंग है। ठीक है, आई स्टेड देयर अंटिल आई वाज 6, मैं तब तक वहां रही जब मेरी उम्र 6 साल हो गई, मतलब 6 साल की उम्र नहीं हो गई तब तक मैं वहां रहा। एट विच टाइम आई स्टार्टेड इन द फर्स्ट फॉर्म, और मैं
उस समय मैं फर्स्ट फॉर्म पहुंच चुकी थी 6 साल की उम्र में। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ये क्लास है। इन द सिक्स्थ फॉर्म माई टीचर वाज मिसेस कुप्रस द हेड मिस्ट्रेस। मतलब जब मैं 6 फॉर्म में थी तब मेरी जो टीचर थी मिसेस कुप्रस, जो कि हेड मिस्ट्रेस थी उस स्कूल की। एट द एंड ऑफ द ईयर वी वर बोथ इन द टीयर्स एज वेल एज वी सेड अ हार्ट ब्रेकिंग फेयरवेल। मीन्स की और उस साल के अंत तक जब हम लोग का फेयरवेल हो रहा था तब दोनों के आंखों में आंसू थी। मतलब कि उन दोनों में काफी ज्यादा अटैचमेंट हो गया था। जो हेड मिस्ट्रेस थी क्यूपेरस, मिसेस क्यूपेरस जो उसकी मिस थी, और एनी में दोनों में काफी ज्यादा लगाव हो गया था। तो वही कह रहे कि जब फेयरवेल हो रहा था लास्ट ईयर के लास्ट में, तब हम लोग के दोनों में आंसू थे, बिछड़ने का गम था। In the summer in 1941, Grandma fell ill and had to have an operation, so my birthday passed with little celebration. जब गर्मी का समय चला था 1941 में, और जो ग्रैंडमा थी वो बीमार हो चुकी थी और उस बीमारी के कारण उसका जो ऑपरेशन हो गया था, इसलिए जो मेरा बर्थडे था पास्ट विथ लिटिल सेलिब्रेशन, मतलब छोटा मोटा सेलिब्रेशन से मेरा जो बर्थडे था वो गुजर गया। Grandma died in January 1942. No one knows how often I think of her and still love her. ग्रैंडमा चल बसी 1942 में, जनवरी के समय था। No one knows how often I think of her and still love her. और कोई नहीं जान सकता कि मैं उससे कितना ज्यादा प्यार करता था, मैं उनके साथ मेरा कितना लगाव था, कितना ज्यादा मैं उनके बारे में सोचता हूं। ठीक है, इस तरह के बात। This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other. मतलब ये जो 1942 वाला जो मेरा बर्थडे सेलिब्रेशन था, intended to make up मतलब कि This birthday celebration in 1942 was intended to make up for the other and grandma's candle was lit along with the rest. ये जो सेलिब्रेशन था 1942 का, जिस समय जब इसकी दादी का डेथ हो जाता है तो उसके बाद का जो बर्थडे मनाया जाता है। ठीक है, इसके 1 साल पहले जस्ट 1941 में जब बर्थडे मनाया गया था तो इसकी दादी बीमार हुई थी और उसका जब ऑपरेशन किया गया था, उसके कारण उसका जो बर्थडे सेलिब्रेशन था वो छोटा मोटा सेलिब्रेशन के रूप में किया गया था ऑर्गेनाइज। लेकिन जैसे ही उसकी दादी जब 1942 में डेथ हो जाता है, और रीजन ये था कि जो एनी फ्रैंक था और उसकी दादी दोनों में काफी ज्यादा लगाव हो गया था, तो इस कारण से इसका जो इस बार का बर्थडे सेलिब्रेशन था वो काफी बढ़िया हुआ था। ठीक है, और लास्ट में नीचे यहाँ पे लिख रहे हैं एंड ग्रैंडमाज कैंडल वाज लीट अलोंग विद द रेस्ट। और एक कैंडल, जैसे कि बर्थडे में जिस तरह से केक के आजू बाजू में वो कैंडल जलाया जाता है, फिर उसे फूका जाता है। ठीक है, लेकिन एक जो कैंडल था वो दादी के नाम पर वो छोड़ दिया जाता है। ठीक है, रेस्ट उसको छोड़ दिया जाता है। द 4 of us आर स्टिल डूइंग वेल। हम लोग जो 4 थे वो अच्छे से रह रहे थे। ठीक है, अब इसमें 4 जो हैं, ये जो एनी फ्रैंक है वो मार्गोट फ्रैंक, इसकी बड़ी बहन, उसकी जो मदर है और फादर हैं, ये चारों अपना जो हिडन रूम में वो छिपाए हुए हैं खुद को सेफ रखने के लिए। तो वो अच्छे से उनका समय चल रहा है। एंड दैट ब्रिंग मी टू द प्रेजेंट डेट ऑफ 20 जून 1942 एंड द सोलेमन डेलिकेटेड ऑफ माई डायरी। सोलेमन यहाँ पे मतलब है गंभीर, मतलब ये समय लिख रही है 20 जून 1942 को। ये जो प्रेजेंट डेट है, इस समय से मैं अपने डायरी पे ज्यादा गंभीर रूप से मतलब डेडिकेटेड हूं लिखने को डायरी में। यहां पर अपने डायरी में वो डेट लिखती है सैटरडे 20 जून 1942। डियरेस्ट किटी, आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स। एनी के डायरी का ये छोटा सा पार्ट है। आवर इंटायर क्लास इज क्वैकिंग इन इट्स बूट्स, मतलब पूरा हमारा इंटायर क्लास, क्वैकिंग मतलब हिल रहा है, इन इट्स बूट्स मतलब उनके पैर, मीन्स यहाँ कहने का मतलब उनका पैर जो है डर से थर्रा रहा है। ठीक है, मतलब कि
उनका रिजल्ट आने को है, तो उसके कारण उनका जो पैर है वो कांप रहा है, ठीक है, डर के कारण। द रीजन ऑफ कोर्स इज द forthcoming मीटिंग इन which the teachers decide who will moved up to the next form and who will be kept back। तो ये रीजन था जो कि इस मीटिंग के बाद पता चलेगा कि टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन इस क्लास में रहेगा और कौन आगे के क्लास में प्रमोट कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये आज के मीटिंग में टीचर डिसाइड करेंगे कि कौन पास कर रहा है और कौन फेल कर रहे हैं। हाफ द क्लास इज मेकिंग बेट्स, आधा क्लास पूरा मतलब वो बेट्स लगा रहे हैं, मतलब बाजी लगा रहे हैं खुद के इसी रिजल्ट को लेके। जीएन एंड आई लाफ आवरसेल्व्स सिली एट द टू बॉयज बिहाइंड अस। जीएन और मैं हंस रहा था वो दो लड़के को जो मेरे बगल में बैठे थे। सीएन एंड जैक्विस हु हैव सेक्ड देयर एंटायर हॉलीडे सेविंग ऑन देयर बेड्स। सीएन और जैक्विस थे जो वो सेक कर रहे थे और बेट लगा रहे थे, जो कि उन्होंने पूरा छुट्टियों में जो अपने पैसे बचाए थे, सेविंग करके रखे थे, उन पैसे को बेट्स में लगा रहे थे कि कौन फेल करेगा और कौन पास करेगा इस बारे में। फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट इट्स यू आर गोइंग टू पास, नो आई एम नॉट, यू आर, नो आई एम नॉट। सुबह से लेकर रात तक हर कोई यही कह रहा था, क्या तुम पास करोगे? नहीं मैं नहीं। तुम पास करोगे? मैं नहीं, ठीक है। इस तरह की उन दोनों में शर्तें लग रहे हैं। सुबह से लेकर शाम में यही बातें हो रही हैं, ठीक है। इवन जीएस प्लीडिंग ग्लैंस एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट कांट काम देम डाउन। इवन यहां तक कि जीएस मतलब यहां पे कोई इसकी जो फ्रेंड है उसका शॉर्ट में नाम लिखी है जी फॉर कोई भी नाम है। जीएस प्लीडिंग ग्लैंस मतलब मनभावन झलक जो ये कर रहे थे सुबह से शाम तक, मतलब कि क्या तुम पास कर रहे हो? नहीं मैं नहीं, ठीक है। ये वाले झलक के लिए प्लीडिंग ग्लैंस लिख रहा है, मनभावन झलक। एंड माई एंग्री आउटबर्स्ट, एंग्री आउटबर्स्ट मतलब है गुस्सा फूट गया, मतलब मनभावन जो झलक था और हम लोग का गुस्सा फूट रहा था, हम लोग का जो गुस्सा फूट रहा था, इस चीज ये जो था उस मनभावन दृश्य को कभी भी काम डाउन नहीं कर सका, मतलब शांत नहीं कर सका। मतलब वो मजे कर रहे थे, हम लोग कुछ भी गुस्सा करें उन पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, ठीक है। इफ यू आस्क मी देयर आर सो मेनी डमीज दैट अबाउट अ क्वार्टर ऑफ द क्लास शुड बी केप्ट बैक, बट टीचर्स आर द मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर ऑन द अर्थ। यदि तुम मुझसे कहो कि इस क्लास में बहुत सारे डमीज हैं जो कि 1/4 है, लगभग 1/4 हैं, जिसको रखना चाहिए इसी क्लास में, बैक क्लास में ही, ठीक है। लेकिन टीचर ऐसे हैं कि ज्यादातर यहाँ के टीचर ऐसे हैं जो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर्स हैं इस धरती के, ठीक है। विचित्र प्राणी के हैं हमारे जो शिक्षक हैं कि यार पास कर ही देते हैं इन्हें, ठीक है। ये डमीज जो यूज किया जा रहा है, डमीज मतलब जो डल स्टूडेंट हैं उनके लिए, ठीक है। आई एम नॉट सो वरीड अबाउट माई गर्लफ्रेंड्स एंड माई सेल्फ, वी विल मेक इट। मतलब मैं और मेरी जो गर्लफ्रेंड, मेरी जो सहेली थी, वो कभी भी डरे नहीं इस बात को लेकर कि हम लोग फेल कर जाएंगे या पास कर जाएंगे। वी विल मेक इट, हम लोग पास कर जाएंगे, ठीक है, हम लोग पास हो जाएंगे। दी ओनली सब्जेक्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट इज मैथ्स। सिर्फ मैं मैथ्स में श्योर नहीं हूं कि मैं पास होऊंगा कि नहीं। एनीवे ऑल वी कैन डू इज वेट अंटिल देन वी कीप टेलिंग ईच अदर नॉट टू लूज हर्ट। एनीवे हम लोग कुछ भी कह नहीं सकते और हमें वेट करना चाहिए जब तक कि रिजल्ट ना आ जाए, क्योंकि ऐसा कहेंगे तो हमारा दिल, ऐसा कह के हमारा जो टूटता है, ठीक है। मतलब ऐसा कह के खुद को निराश नहीं करना है, मतलब जो होना है अच्छा होना है, ठीक है। आई गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल विथ माई ऑल टीचर, ठीक है। मतलब मेरा सभी शिक्षकों के साथ अच्छा संबंध था, मतलब गेट अलॉन्ग प्रीटी वेल मतलब अच्छा संबंध होना, ठीक है। मतलब शिक्षकों से मेरा अच्छा संबंध था, उनसे अच्छा संबंध है ना। देर आर 9 ऑफ देम, उनमें से 9 हैं और 7 मेन एंड 2 वुमेन। 7 जो मेन है और बाकी के 2 लेडी टीचर हैं, मतलब वुमेन हैं।
Mr. Kissing, the old fogey who teaches maths, was annoyed with me for ages because I talked so much. मतलब मिस्टर किसिंग थे जो ओल्ड फॉगी मतलब जो पुराने जमाने का जो शिक्षक होते हैं उनके लिए ये है। ओल्ड फॉगी जो पुराने शिक्षक पुराने जमाने के हैं वो मुझसे नाराज रहा करते थे। क्यों? क्योंकि मैं अधिक बात किया करता था अपने क्लास में। ठीक है। आफ्टर सेवरल वार्निंग ही असाइंड मी एक्स्ट्रा होमवर्क। और काफी वार्निंग देने के बाद जब मैं शांत नहीं हुआ तब मुझे एक्स्ट्रा होमवर्क दे दिए। और वो होमवर्क क्या था? एन एसे ऑन द सब्जेक्ट अ चैटर बॉक्स। एक एसे लिखने के लिए जिसका सब्जेक्ट था चैटर बॉक्स। चैटर बॉक्स होता है जो अधिक बोलने वाला होता है। ठीक है। बातूनी व्यक्ति जिसको बोला जाता है। ठीक है। चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, व्हाट कैन यू राइट अबाउट दैट? आप चैटर बॉक्स के बारे में अगर ऐसे मिल जाए तो आप क्या लिख सकते हैं? आई वुड वरी अबाउट दैट लेटर। खैर जाने दो, इसे मैं बाद में देखता हूं। आई डिसाइडेड, मैं ये डिसाइड किया। आई जॉटेड डाउन, मैं इसे नोट किया। लिटिल इन माई नोटबुक, मैं अपने नोटबुक में, मतलब कि जो होमवर्क मिला वो उसे होमवर्क डायरी में वो लिखी। ट्रक्ड इन माई बैग एंड ट्राइड टू कीप क्वाइट, और इसे अपने बैग में डाला, खोलकर उसे घुसाई और खुद को शांत रखने की कोशिश की। दैट इवनिंग आफ्टर आई हैड फिनिश द रेस्ट ऑफ माई होमवर्क, ये जो सुबह थी जब मैं फिनिश कर चुका था जो मेरा होमवर्क दिया गया था, बाकी के होमवर्क, द नोट अबाउट द एसे कॉट माई आई, और तब मेरी आंखें पड़ी उस नोट पर जो हमने अपने होमवर्क डायरी पे लिखा था, वो चैटर बॉक्स एसे वाला जो कहानी है वो। आई बिगेन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल चीविंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन, और मैं सोचना शुरू किया उस सब्जेक्ट पर जब मैं उस समय मैं क्या कर रहा था, फाउंटेन पेन का जो निप था उसे मैं चबा रहा था। चेविंग, चबाना है ना, मुंह पे डाल के उसे हल्का हल्का सोच रही थी दबाकर। ठीक है। एनीवन कुड रैम्बल on and leave big spaces between the words, but the trick was to come up with convincing argument to prove the necessity of talking. हर कोई ऐसा कर सकता था कि रैम्बल वर्ड इस तरह से लिख सकते थे, बड़े बड़े जो वर्ड थे उनके बीच में स्पेस छोड़ छोड़ के लिख सकते थे, इस तरह का, मतलब एक हाजिरी बनाना होता है ना, उस तरह का स्पेस दे देकर ऐसे लिखकर किसी भी तरह से वो कंप्लीट कर दे सकते थे। लेकिन बट द ट्रिक वाज टू कम अप विथ कन्विंसिंग आर्गुमेंट टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग, मतलब वो खुद के लिए वो डिफेंड करना चाह रही थी कि जो चैटर बॉक्स जो ऐसे दिए हैं आपने, ये एक सही चीज है स्टूडेंट के लिए। नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग मतलब कि बोलना एक नेसेसिटी है, ये प्रूफ करने के लिए वो खुद का आर्गुमेंट कन्विंस कर रही थी। ठीक है। अपने ऐसे के दौरान, उस ऐसे में। ठीक है। मतलब कि वो जो ऐसे लिखना चाह रही थी इस अंदाज से लिखना चाह रही थी ताकि जो टीचर को लगे कि हाँ सही में ये जो ऐसे लिखी है वो उससे पढ़कर सेटिस्फाई हो सके, मतलब टॉकिंग, नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग। ठीक है। आई थॉट एंड थॉट, मैं सोचा और सोचता रहा, एंड सडनली आई हैड एन आइडिया, मेरे दिमाग में अचानक से एक आइडिया आया। आई रोड द 3 पेजेस मिस्टर किसिंग हैड असाइंड मी एंड वाज सेटिस्फाइड। मैं 3 पेज लिखा मिस्टर केसिंग के द्वारा दिया गया जो असाइनमेंट था मेरे लिए, जो होमवर्क था, और उसे मैं सेटिस्फाइड कर पाया था, ऐसा वो उसे लग रहा है जो एनी अपने होमवर्क पे जो लिख रही है। ठीक है। लिखने के बाद ऐसा सोच रही कि मैं जो 3 पेज का मिस्टर किसिंग के लिए असाइनमेंट लिखा हूं वो उनको सेटिस्फाइड कर पाएगा। आई आर्ग्यूड दैट टॉकिंग इज अ स्टूडेंट ट्रेट एंड दैट आई वुड टू डू माई बेस्ट टू कीप इट अंडर कंट्रोल। मतलब मैं आर्ग्यू कर रही हूं कि बोलना स्टूडेंट का एक ट्रेट होता है। ट्रेट मतलब कि आदत, उसका फीचर, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। तो एक स्टूडेंट के लिए टॉकिंग जो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, उसका आदत होता है। दैट आई वुड डू माई बेस्ट, और मैं इस चीज को कर सकता हूं, कीप इट अंडर कंट्रोल मतलब खुद को कंट्रोल करने के लिए मैं खुद को शांत ही कर सकता हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट का तो बोलना एक आदत सा होता है, तो मैं उसे शांत कर सकता हूं अगर आप आर्ग्यू करें तो। बट दैट आई वुड नेवर बी एबल टू क्योर माई सेल्फ ऑफ द हैबिट सिंस माई मदर टॉक्ड एज मच एज आई डिड इफ नॉट मोर, एंड दैट देयर इज नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट।
लेकिन मैं खुद को ऐसा पूरा पूरी क्योर नहीं कर सकता हूं इस हैबिट को, जब क्योंकि मेरी मदर जो है वो भी बोला करती है, तो मैं इस चीज को कभी भी क्योर नहीं कर सकता हूं, क्योंकि ये मुझे इनहेरिटेड हुआ है, मतलब कि मुझे मेरी माँ से ये वंश के रूप में ये प्राप्त हुआ है, ट्रेड्स हुआ है, उनका जो आदत माँ का जो बोलने का आदत है वही आदत मेरे में भी आ गया है। ठीक है, तो इसे मैं छुड़ा नहीं सकता क्योंकि ये खानदानी है। Mr. Casing had a good laugh at my arguments, but when I proceed to talk my way through the next lesson, मैं काफी ज्यादा मिस्टर केसिंग जो थे काफी ज्यादा हंसने लग गए मेरे आर्गुमेंट को लेके, बट व्हेन आई प्रोसीड टू टॉक माई वे थ्रू द नेक्स्ट लेसन, लेकिन जब मैं अगले लेसन में भी इसी तरह की जब बात कर रहा था, तो ही असाइंड मी अ सेकेंड एसे, और फिर से मुझे सेकेंड एसे दे दिए। ठीक है, वो उसका आदत था, और अगले जब लेसन में भी वो जब बोलती पकड़ी गई तो उसे भी फिर से उसे सेकेंड एसे के लिए असाइन दिया गया, उसे असाइनमेंट दिया गया। ठीक है, दिस टाइम इट वाज सपोज टू बी एन इनकॉरिजिबल चैटरबॉक्स, और इस बार का जो टॉपिक मुझे दिया गया एन इनक्रेडिबल चैटरबॉक्स। ठीक है, इनकॉरिजिबल मतलब कि जिसे सुधार किया ना जा सके। ठीक है, कभी भी उस पर कुछ भी किया जाए उस पर सुधार नहीं हो सके, उस चीज को कहा है। तो ऐसा चैटरबॉक्स जो ऐसी बोलने वाली जिस पर कभी भी सुधार ना हो सके, इस तरह का टॉपिक मुझे दिया गया असाइनमेंट के रूप में ऐसे लिखने के लिए। आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर कीसिंग हैड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर 2 होल लेसन्स, और मुझे जब मैं वो थमाई उनको, तब मिस्टर कीसिंग किसी भी तरह का कंप्लेन नहीं किए पूरे 2 लेसन के लिए। ठीक है, 2 लेसन के लिए उनको किसी तरह का पनिशमेंट नहीं दिया गया। हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही हैड फाइनली हैड एनफ, लेकिन जब तीसरा लेसन शुरू हुआ तो उसके साथ हद ही हो गया। ठीक है, एनी फ्रैंक एज पनिशमेंट फॉर क्वैकिंग इन क्लास राइटिंग एज एसे इंटाइटल्ड क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स, और इस बार जो फाइनली जो उसे जो होमवर्क दिया गया वो तो हद ही हो गया। ठीक है, एक ही टाइटल को 2 बार दिया गया था, शुरू में जो चैटर बॉक्स था, दूसरा में इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स जिसे सुधार ना किया जा सके उस तरह की बोलती बकबकाने वाली लड़की, और फिर दूसरा में जब थर्ड लेसन जब हो रहा था तो उससे पनिशमेंट के रूप में क्या दिया गया, क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ठीक है, इस तरह का टॉपिक बढ़ा दिया गया उसे। द क्लास रॉड आई हैड लॉफ टू द आई हैड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्युइनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्सेस। पूरा क्लास जो था हंसा, और मुझे भी इस हंसी के कारण हंसना पड़ा। आई हैड टू लॉफ टू, मुझे भी हंसना पड़ा था। Though I had nearly exhausted my ingenuity on the topic of chatterbox. Ingenuity मतलब कि ओरिजिनलिटी एंड इन्वेंसिटिवनेस, मतलब कि जो उसका खुद का ओरिजिनलिटी था, इन्वेंशन जो खुद के लिए की थी, टॉपिक जो चैटर बॉक्स मिला था, तो उन चैटर बॉक्सेस जो टॉपिक दिया गया था अपनी ओरिजिनलिटी पूरा का पूरा वो यूज कर चुकी थी, लिख चुकी थी। ठीक है, बिल्कुल भी खत्म हो गया था उसका आइडिया उस टॉपिक पे। आई वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल, और अब ये समय आ गया था कि कुछ ऐसा लिखूं कि कुछ ओरिजिनल लिख पाऊं, है ना, मतलब कुछ अलग लिख सकूं, अलग लिखना होगा। ठीक है, इस तरह का वो लिख रही है। फिर क्या होता है, माई फ्रेंड सैनी हुज गुड एट पोएट्री, मेरी फ्रेंड जो सैनी जो कविता में अच्छी थी, पोएट्री लिखा करती थी, ऑफर टू हेल्प मी, मुझे हेल्प करने के लिए ऑफर की। ठीक है, राइट द एसे फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड इन वर्स, शुरू से लेकर अंत तक इस एसे को वर्स फॉर्म में लिखने के लिए, वर्स फॉर्म मतलब कि पोएट्री के फॉर्म में। एंड आई जम्प्ड फॉर जॉय, और मैं काफी ज्यादा खुशी से उछल गया। ठीक है, काफी खुश हो गया ये सुनकर कि मतलब मुझे ये हेल्प करेगी वर्स के फॉर्म में लिखने के लिए। ठीक है, मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जॉक ऑन मी विथ दिस रेडिकुलस सब्जेक्ट, बट आई हैड मेक श्योर दैट जोक वॉज ऑन हिम। मिस्टर कीसिंग जो कोशिश कर रहे थे उसे जोक बनाने के लिए, मजाक उड़ाने के लिए, रेडिकुलस सब्जेक्ट पर बार बार जो सब्जेक्ट दिया जा रहा था उसके आदत के लिए, तो उस चीज को खुद के लिए जोक ना बनकर उन्हीं पर वो जोक बन जाए, उस तरह से वो कोशिश कर रही थी। ठीक है, लिखने के लिए, ताकि अपने जो उसके अंदर जो थॉट थे, ओरिजिनलिटी थी, वो उस ऐसे में अपना पूरी 100% दे रही थी। आगे लिखती है, आई फिनिश्ड माई पोएम, मैं पोएम कंप्लीट की।
एंड इट वॉज ब्यूटीफुल, और ये काफी सुंदर था, काफी मजेदार था। इट वॉज अबाउट अ मदर डक एंड द फादर स्वान। ये जो कहानी थी किसके बारे में था? मदर डक थे और फादर जो स्वान थे, और उसके 3 बेबी डकलिंग थी हु वर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वैक टू मच। और वो उनके जो 3 डकलिंग थे, मतलब 3 उसके जो चूजे थे, उन तीनों चूजों को मार के खा जाता है, मार देता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो मदर डक और जो फादर स्वैन है, उस तरह की कहानी बनाकर वो वर्स के फॉर्म में जो पोएट्री लिखी है, उसमें जो टॉपिक है क्या, 3 डकलिंग होते हैं और वो उसके जो फादर होते हैं उन तीनों डकलिंग को मार देते हैं। लकीली मिस्टर किसिंग टुक द जोक द राइट वे। लेकिन लकीली मतलब कि उस मिस्टर किसिंग थे इस कविता को जोक में लिए, इस जोक को मतलब सही तरीके से लिए। ठीक है, कोई गलत सेंस लेके नहीं समझे। ठीक है, ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओवन कमेंट्स। वो पूरे क्लास को ये पोएम सुनाए और अपना जो विचार था उसमें जोड़े। एंड सेवरल टू अदर क्लासेस एज वेल एज, मतलब कि वो बाकी के क्लास में भी ये जो कविता थी सुनाए उन्होंने। सिंस देम आई हैव बीन अलाउड टू टॉक एंड हैवंट बीन असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क। और तब से लेकर मुझे किसी भी तरह का होमवर्क असाइन नहीं किया जाने लगा। ऑन द कंट्रेरी, और बजाय कि मिस्टर किसिंग ऑलवेज मेकिंग जॉक दिस डे। और उसके बाद से उसमें जो कंट्ररी आया, मतलब चेंज आया कि किसिंग मतलब मिस्टर किसिंग जो थे वो हमेशा इन दिनों जोक सुनाया करते थे, जोक बनाकर लोगों में सुनाया करते थे, बल्कि हम लोग को और ज्यादा बोलने की छूट दी गई इस तरह का। ठीक है, तो इसका जो एक दिन का इस डायरी में लिखा गया जो उसकी जो स्टोरी थी, तो वो अपना फिर से वो डायरी को लिखती है, योर्स एनी। ठीक है, इस तरह से। तो ये डायरी का कुछ एक्सट्रैक्ट फॉर्म था जो कि हम लोगों ने आज पढ़ा। ठीक है, तो ये क्लासरूम का आप बीती सुनाई और जिक्र किया। तो चलिए मिलते हैं अगले। हर बार की तरह मैं फिर से कहूंगा, वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करिए, लोगों के साथ शेयर करिए, और हमारे चैनल में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ठीक है, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।